Hello friends, welcome to Engineers Excellence Classes. I am your teacher मोहित पंत. बेसिक इलेक्ट्रिकल की लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पोटेंशियल एट द पॉइंट कि हमने कौन सा समझा था और उसके हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए थे. ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं, उस टाइप के हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है. ठीक है, आज हमारा नया टॉपिक है जिसको हमें शुरू करना है, वो है नेटवर्क थ्योरम्स. थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज्यादा एग्जाम्स में आती है. ठीक है, तो हम नेटवर्क थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे. अच्छा, अब समझते हैं पहले नेटवर्क थ्योरम की इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों हम नेटवर्क थ्योरम्स को पढ़ते हैं. ठीक है ना, किसी भी नेटवर्क को या किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए, किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास केवीएल और केसीएल है. ठीक है, कहीं पे केवीएल साल पड़ता है, कहीं पे केसीएल है, और ऑलमोस्ट दोनों से हमारे सर्किट क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं. ठीक है, हम केवीएल कहीं पे केवीएल लगा सकते हैं, कहीं पे केसीएल लगा सकते हैं, और केवीएल केसीएल लगा के हम किसी सर्किट को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. अगर हमारे पास केवीएल केसीएल थे तो हम थ्योरम्स में क्यों आए? इसका रीजन क्या है कि केवीएल केसीएल अगर हमारा सर्किट बहुत बड़ा है, एक हमने इक्वेशन पढ़ी थी, ये थी कि अगर किस सर्किट में बी ब्रांचेस हैं और एन नोड्स हैं तो कितनी केवीएल इक्वेशन लगेगी. उसके लिए फॉर्मूला था b - n+1, और कितनी केसीएल लगी उसके लिए था n-1. तो मतलब क्या होता है, केवीएल केसीएल जो सर्किट में अगर आप केवीएल केसीएल लगा रहे हो, उनकी इक्वेशन डिपेंड करती है नंबर ऑफ ब्रांचेस में और नंबर ऑफ नोड्स में, है ना. और अगर नंबर ऑफ ब्रांचेस और नंबर नोड्स बहुत ज्यादा हो जाएंगी, बहुत हाई हो जाएंगी, बहुत ज्यादा हो जाएंगी, इन दैट केस आपका केवीएल केसीएल क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, और उसमें हमें सॉल्विंग में दिक्कत आएगी. ठीक है, तो उस चीज को थोड़ा सा इजियर करने के लिए, थोड़ा आसान बनाने के लिए हम किस में आते हैं, नेटवर्क थ्योरम्स में आते हैं. तो नेटवर्क थ्योरम्स हम क्या करते हैं, किसी भी सर्किट को, बड़े सर्किट को क्या बोल सकते हो, जो सर्किट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है उसको इजी वे में सॉल्व करने के लिए हम नेटवर्क थ्योरम्स पढ़ते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी सर्किट में केवीएल केसीएल से सॉल्व नहीं हो सकता, वो हो सकता है, लेकिन सर्किट अगर आपका केवीएल इक्वेशन बहुत ज्यादा बड़ी हो जा रही है तो उसको सॉल्व करना बहुत टिपिकल हो जाता है कि अगर आपके पास 4 वेरिएबल आ रहे हैं, 5 वेरिएबल आ रहे हैं, तो इट विल बिकम वेरी हेक्टिक टू सॉल्व इट, है ना. तो बहुत दिक्कत आ जाएगी. इसलिए हमने क्या करा, हमने थ्योरम का इस्तेमाल करना शुरू करा. थ्योरम लगाएंगे, थ्योरम लगा के हमारा क्या होता है, जो क्वेश्चन बड़ा है वो बहुत इजियर मैनर में क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है. ठीक है, अच्छा, केवीएल केसीएल तो हर सर्किट में लग सकता है, लेकिन जो थ्योरम्स होती हैं उनकी कोई ना कोई लिमिटेशंस होती हैं. ये जो हम थ्योरम पढ़ेंगे वो आप हर सर्किट में नहीं लगा सकते हो. सिर्फ एक थ्योरम को छोड़ के बाकी सारे थ्योरम की अपनी लिमिटेशन है कि ये हर सर्किट में अप्लाई नहीं हो सकती. ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं कौन कौन से थ्योरम इंपॉर्टेंट है. इसको हमने सीक्वेंस वाइज पढ़ा है और हम पढ़ेंगे इसी सीक्वेंस में. तो पहली है सुपरपोजिशन थ्योरम. ठीक है, फर्स्ट है सुपरपोजिशन थ्योरम, अगली है थेवेनिन थ्योरम, फिर है नॉर्टन थ्योरम. थेवेनिन नॉर्टन एक दूसरे के ही वो रहते हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं. ठीक है, फिर है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, फिर है रेसिप्रोसिटी थ्योरम, फिर है टेलिजेंस थ्योरम, फिर है मिलीमन्स थ्योरम. ठीक है, फिर है ड्यूअल मिलीमन्स थ्योरम, और लास्ट है कंपनसेशन थ्योरम. इन सारी थ्योरम से जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है वो है एक सुपरपोजिशन, एक है थेवेनिन, एक है नॉर्टन, और एक है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर. तो जो पहली की जो 4 थ्योरम्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनके एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं. आप कोई भी एग्जाम देने जाओगे, भले वो ए का जे का है, इन 4 थ्योरम से क्वेश्चन सेटअप्स होंगे ही होंगे. ऐसा कोई पेपर नहीं होता जहां इन चारों में से कोई क्वेश्चन आपका नहीं आया हो. इससे से क्वेश्चन हमारे फ्रेम होते हैं. बाकी जो थ्योरम्स हैं, ऐसा नहीं कि इनसे न्यूमेरिकल नहीं आ सकता, इनसे भी न्यूमेरिकल आता है, लेकिन इनसे थ्योरेटिकल भी आता है, और वैसा न्यूमेरिकल बहुत हल्का आता है. ठीक है ना, जैसे अगर आपका सॉल्व न्यूमेरिकल होगा, वैसा हायर एग्जाम्स में, जैसे आपका गेट एग्जाम में वहां कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है, लेकिन एजे के एग्जाम्स में ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है, सिंपल थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है. ठीक है ना, तो ये थ्योरम एज हम ज्यादा इसको डीप नहीं पढ़ना है, इनको ऐसा हमें इसका थ्योरी पढ़नी है, क्या होती है, कहां अप्लाई होती है, और एक न्यूमेरिकल देख लेंगे, छोटा सा जो न्यूमेरिकल इसमें फ्रेम होता है. ठीक है ना, बाकी जो ऊपर की जो 4 थ्योरम्स हैं, सुपरपोजिशन, थेवेनिन, नॉर्टन और मैक्सिमम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है. इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, और एग्जाम में अच्छा खासा इनका वेटेज होता है जितने हमारे एग्जाम्स होते हैं. ठीक है, तो ये पहली की जो 4 थ्योरम है ये हमें आनी चाहिए. ठीक है, थ्योरम लगाने से पहले हमारा जो है वोल्टेज करंट का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए.
ठीक है, हमारे केवीएल केसीएल के कॉन्सेप्ट अगर पूरे तरीके से क्लियर है तब हमें थ्योरम्स को अप्लाई हम कर सकते हैं। अगर आपका केवीएल केसीएल में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अगर आपको नहीं पता कि यार केवीएल कैसे सही से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है हम पढ़ते रहते हैं ना, ये रेगुलर इंटरवल में पढ़ते रहते हैं, हर बार पढ़ते हैं, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, हमें पता नहीं कि यार इस स्टेप में चलो हम कैसे स्टार्टिंग करें। अगर कोई टीचर कराता है तो हम बोलते हैं हाँ ये इसमें ऐसा होता है, लेकिन खुद से जब करने बैठते हैं तो हमें सेल्फ डाउट हो जाते हैं यार ये कैसे सॉल्व होगा। तो उसके लिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में केवीएल केसीएल को समझाया है, अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो आप ऊपर आई बटन है, आप उसमें जाके देख सकते हैं कि केवीएल केसीएल कैसे कैसे हमारे सॉल्व होता है, और मैंने पूरी ब्रीफली उनके मेथड समझा रखे हैं कि कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है और वो उस तरह सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो थ्योरम्स को समझने के लिए सबका वोल्टेज और करंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वोल्टेज सोर्स कैसा होता है, करंट सोर्स क्या होता है, ठीक है ना। उसके साथ साथ केवीएल केसीएल का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो एकदम सेट होगा तो हमें किसी उसमें भी ये डाउट्स हमारे नहीं आएंगे। अगर वहां हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा वीक रहा होगा या कोई दिक्कत होगी तो आपको थ्योरम से प्रॉब्लम आएगी क्योंकि जो थेवेनिन नॉर्टन थ्योरम है यहां थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बहुत ज्यादा होता है, अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, इवन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर से बहुत सारे अच्छे फ्रेम होते हैं, ठीक है ना। बट हमारे कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। आपको बात समझ में आ गई। अच्छा, अब हम पहले शुरू करते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में। तो पहले हम पढ़ते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। अच्छा, तो सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम की क्या बोलती है थ्योरम पहले पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, ठीक है, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, द रिस्पॉन्स इन एनी एलिमेंट ऑफ लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स का मतलब होता है आप जो चीज निकाल रहे हो, वोल्टेज या करंट, ठीक है। तो द रिस्पॉन्स वोल्टेज और करंट किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस, ठीक है, जो कि एक लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क में है। लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क क्या होता है ये मैंने आपको पढ़ा रखा है स्टार्टिंग में जो लेक्चर्स थे, हमने वहां पढ़ा था लीनियर नेटवर्क्स क्या होते हैं और बाइलेटरल मतलब बाइडायरेक्शनल नेटवर्क्स क्या होते हैं, वो हमने पढ़ा रखा है। मैंने आपको, अगर आपने नहीं पढ़ा तो वहां उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो रिस्पांस मतलब वोल्टेज और करंट, किसी भी एलिमेंट में वोल्टेज और करंट एक उस नेटवर्क में जो कि लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क है, उस जिसमें कि एक से अधिक हैविंग मोर देन वन इंडिपेंडेंट वोल्टेज और करंट सोर्स, उस नेटवर्क में जिसमें कि एक से अधिक इंडिपेंडेंट वोल्टेज और करंट सोर्स है, उसमें जो रिस्पांस होगा वो क्या होगा, एल्जेब्रिक सम होगा, सम ऑफ रिस्पांस, एल्जेब्रिक सम ऑफ रिस्पांस प्रोड्यूस्ड बाय सोर्सेस एक्टिंग अलोन। जो सोर्सेस, जितने भी सोर्सेस है उनका एल्जेब्रिक सम होगा उस चीज का जब वो अलोन एक्ट कर रहे होंगे, बाकी और अदर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से, ठीक है। तो एक बार मैं और पढ़ देता हूं। द रिस्पांस इन एनी एलिमेंट ऑफ एन लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क हैविंग मोर देन वन इंडिपेंडेंट वोल्टेज और करंट सोर्स is algebraic sum of response produced by sources acting alone while others represent by their internal resistance। तो कहने का मतलब क्या है, किसी भी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क में अगर एक एलिमेंट आ रहा है उसके क्रॉस और उस लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क में एक से अधिक इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, भले वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स है, तो उसी नेटवर्क में अगर कोई एक एलिमेंट भी आ रहा है उसके क्रॉस अगर आपको कुछ निकालना है, रिस्पांस निकालना है, रिस्पांस मतलब वोल्टेज निकालनी है, करंट निकालनी है, तो उसके क्रॉस जो वोल्टेज और करंट होगी वो एल्जेब्रिक सम होगी वोल्टेज सोर्सेज का, करंट, ये वोल्टेज का और करंट का, जब हर एक जो रिस्पांस दे रहा है और बाकी सब उसके इंटरनल रिस्पांस से क्या हो रहे हैं, रिप्लेस किए जा रहे हैं। तो ये इसके एक थ्योरेटिकल पार्ट था। अभी मैं इसको समझाऊंगा तो आपके समझ में आ जाएगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। तो ये इसकी एक लैंग्वेज फॉर्म होगी, इसको आप नोट कर सकते हैं। एक नोट है इसमें, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है जो कि हमें समझना है। पहला नोट क्या है, सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेज को हम इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे। मान लीजिए अगर आपके पास दो इंडिपेंडेंट सोर्स हैं, तो अगर आप एक बार में एक लोगे तो अगले को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करोगे, लेकिन सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेज रिप्लेस होंगे। इंडिपेंडेंट सोर्सेज वोल्टेज भी हो सकते हैं, करंट भी हो सकते हैं। वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, 0 होता है, ये मैंने आपको बता भी रखा था पहले। तो 0 होता है तो वो क्या, उसको हम कैसे रिप्लेस करेंगे, शॉर्ट सर्किट से। अगर गिवन है आपको क्वेश्चन में तो आप उसको लिख लो, अगर गिवन नहीं है तो उसको हम 0 बना लेते हैं। और करंट सोर्स का इंटरनल आर क्या होता है, इंफिनिटी होता है। गिवन है तो आप लिख लो, नहीं गिवन है तो आप उसको ओपन सर्किट मान लोगे, ठीक
ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है कि जो डिपेंडेंट सोर्सेज होंगे उनमें कोई चेंज नहीं होगा। डिपेंडेंट सोर्स मैंने आपको बता रखा है, इंडिपेंडेंट सोर्स क्या होते हैं, सर्कल फॉर्म में होते हैं, और इंडिपेंडेंट सोर्स जो होते हैं इस शेप के होते हैं, सॉरी ये डिपेंडेंट वाले। तो अगर आपके गोल शेप में आ रहे हैं तो वो इंडिपेंडेंट होंगे, और अगर ट्रायंगल शेप के आ रहे हैं, डायमंड शेप के, तो वो डिपेंडेंट होंगे। अगर ऐसा सर्किट आता है सुपरपोजिशन में, आप उसमें कोई चेंजेस नहीं करोगे, वहां पे आप सोर्सेज को एज इट ये रखोगे, उसमें कोई चेंज आप नहीं करोगे, ठीक है। तो ये थी सुपरपोजिशन थ्योरम। अब इसका एक हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अच्छा, अभी हमने सुपरपोजिशन थ्योरम की थ्योरी पढ़ी क्या होती है। अब इसको समझाने के लिए मैं एक सर्किट ले रहा हूं, देखो समझते हैं इसको। अच्छा, जैसे मेरे पास एक सर्किट है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और ये V1 है, और ये क्या है, V2 है, ठीक है। हमें अगर यहां मान लीजिए करंट निकालनी आई, कितनी करंट निकालनी है, आई। तो अगर हमें, वैसे तो हम इसको डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, केसीएल से निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे सुपरपोजिशन से निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो, ठीक है। सुपरपोजिशन वहां लगती है, सुपरपोजिशन अप्लाई तब होगी जब सर्किट में एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट सोर्सेज होंगे। अगर सर्किट में सिर्फ एक इंडिपेंडेंट सोर्स है तो वो थ्योरम अप्लाई नहीं होंगी, एक से अधिक होने चाहिए। जैसे यहां देखो एक से ज्यादा है तो थ्योरम अप्लाई होगी, ठीक है। तो देखो कैसे इसको वो करेंगे हम, फिर कैसे हमारा वर्क होगा देखते हैं। अच्छा, यहां पे हमें क्या करना है, यहां रिस्पॉन्स निकालना है। तो दो सोर्स हैं, तो क्या होगा, एक बार में हम पहले एक को लेंगे और दूसरे को रिप्लेस करेंगे उसके इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ठीक है, तो पहले मैं काम करता हूं, V1 लेता हूं और V2 को क्या कर देता हूं, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से निगलेक्ट, मतलब कहूंगा मैं V2 को निगलेक्ट कर रहा हूं। जब V2 को नेगलेक्ट करोगे तो उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से गिवन रहोगे। देखो अगर आपको एग्जाम में इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन होगा तो कॉमा करके यहां लिखा होगा, अगर नहीं गिवन होगा तो उसको आप शॉर्ट कर दो, ठीक है। तो पहले मैंने V1 लिया, V2 ने नेगलेक्ट किया, तो कैसे बनेगा देखते हैं। ये V1 हो गया, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। तो मान लेते हैं अभी यहां पे करंट आ गई, आपने सॉल्व करा, केस जो भी सॉल्व करा। अब ये मान लेते हैं जब मैंने V1 लिया और V2 को नहीं लिया तो यहां करंट कितनी आ गई, I डैश आ गई। करंट कितनी आ गई, I डैश आ गई। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, सेकंड पार्ट में क्या होगा, मान लेते हैं मैंने क्या काम किया, V2 को लिया और V1 को नेगलेक्ट कर दिया और फिर करंट निकाली किसमें, R से करंट निकाल। तो कैसे बनेगा देखो, R1 R3 R2 V2, ठीक है। अच्छा, अब यहां करंट निकालते हैं R से, मान लीजिए यहां करंट आ गई, I डैश आ गई, ठीक है। तो जब V1 की वजह से यहां करंट कितनी आ रही, जब सब V1 अलोन एक्ट कर रहा है तो यहां करंट कितनी है, I1 डैश। जब V2 अलोन एग्जिट कर रहा है तो यहां करंट कितनी है, I डबल डैश है। अब जो मेन करंट यहां पे होगी वो हो जाएंगी इन दोनों का एल्जेब्रिक सम, मतलब कितनी जाएगी, I डैश प्लस I डबल डैश का सम हो जाएगी। ये हमारी मेन करंट हो गई। और वही मैंने थ्योरी भी आपको लिखाई थी कि किसी भी एक लीनियर बाइलेटरल सर्किट में जिसमें एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट सोर्स होंगे, तो अगर आपको किसी भी एलिमेंट के खिलाफ रिस्पांस निकालना है, वो सब एल्जेब्रिक सम होगा उनके इंडिविजुअल रिस्पांस के, और उस दौरान जो दूसरा सोर्स होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो पहले मैंने ये लिया तो उसको शॉर्ट करा और फिर ये ले शॉर्ट करा। अगर सर्किट में 3 वोल्टेज सोर्स होते तो आप क्या करते, एक को करते और बाकी 2 को नेग्लेक्ट कर देते। तो बारी बारी से ऐसे 3 स्टेप बनते। पहले में V1 लेते, V2 V3 को अपोज करते, V2 लेते, V1 V3 को हटाते, फिर V3 को लेते, V1 V2 को हटाते, फिर जो इंडिविजुअल करंट आते आपका सम करते, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होता, निकल जाता है, ठीक है ना। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। अच्छा, अगर यहाँ पे करंट सोर्स होता तो ये हमारा पार्ट क्या हो जाता, ओपन सर्किट हो जाता। क्या हो जाता, ओपन सर्किट होता। अगर वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट सर्किट, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें बेस पे, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं।
एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, इसी बेस्ड क्वेश्चन निकाल लेते हैं हम, ठीक है। ये वोल्टेज सोर्स हो गया, यहाँ पे दोबारा सॉल्व करा मैंने। अच्छा मान लेते हैं कि ये 10 वोल्ट है, ये 8 वोल्ट है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है और ये हो गया 4 ओम हो गया। मुझे यहाँ करंट निकालनी है, ठीक है। तो चाहूं तो मैं इसको डायरेक्ट भी निकाल सकता हूं, लेकिन अभी पहले मैं सुपरपोजिशन से निकाल रहा हूं, ठीक है। तो पहले केस में क्या कर रहा हूं, 10 वोल्ट को ले रहा हूं और 8 वोल्ट को नेगलेक्ट कर रहा हूं। 10 वोल्ट को लिया, 8 वोल्ट को नेगलेक्ट कर दिया, तो कितना आएगा देखते हैं यहां पे, है 10 वोल्ट ले लिया, 2 ओम यानी से 4 ओम आ गया, यहां कितना है 3 ओम और यहां पे हो गया, सॉरी ये तो शून्य करना, तो ये शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको करंट कहां निकालनी है, 4 ओम में करंट निकालनी है, उनका नाम हो गया I डैश, ठीक है। इस करंट को हम कैसे भी निकाल सकते हैं, तो इसको हम केसीएल से निकाल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ग्राउंड है, यहाँ वोल्टेज V है, ये करंट आएगी 2 पार्ट में डिवाइड होगी, तो ये करंट यहाँ से जो करंट आएगी कितनी होगी, 10 माइनस V अपॉन 2 इज इक्वल टू V/4 प्लस V माइनस 0 अपॉन 3, V/3 होगी, ठीक है। उसको वहां ले आओ तो 5 V/2 प्लस V/4 प्लस V/3 हो गया है। इसके ऐसे हम ले लोगे कितना आ जाएगा 12, कितना आएगा 6V 3V प्लस 4V। तो ऐड कर लेते हैं, 6 प्लस 4 10, 10 3 13 और ये हो गया 60, तो V हो गया 60/13, 60/13। और करंट निकालने, यहाँ पे करंट कितनी I डैश हो जाएगी, V/4 मतलब 60/13 अपॉन 4, तो आप इसको उससे डिवाइड कर लोगे तो ये आ जाएगा 15/13 एम्पियर। तो पहले केस में जो I डैश आ गई वो 15/13 एम्पियर आ गई, ठीक है। अब अगले केस में क्या काम करता है, 8 वोल्ट को लेते हैं और 10 वोल्ट को नेग्लेक्ट कर देते हैं, 10 वोल्ट को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो क्या होगा देखते हैं, ठीक है। फॉलो करते हैं, एट वोल्ट ले लिया, इसको नेग्लेक्ट करते हैं, तो ये 2 ओम हो गया, ये 3 ओम, ये 8 वोल्ट, ये 4 ओम हो गया, ये ग्राउंड, यहाँ वोल्टेज भी हो गई, यहाँ का नाम हो गया I डबल डैश हो गया, ठीक है। तो अब यहां से करंट आएगी, 2 भाग में डिवाइड है, तो कितना हुआ देखो 8 माइनस V अपॉन 3 इज इक्वल टू V/4 प्लस V/2। तो 8/3 को लिख लेते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा 8/3, वहां जाके V/3 प्लस V/4 प्लस V/2 हो गया। इसका एलसीएम ले लोगे तो ये आ जाएगा 12 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, इसको हम ले लेंगे, ये आ जाएगा आपका सॉल्व करके भाई ऊपर आ जाएगा 13V आ जाएगा, 13V हो गया, ठीक है। अब इसको यहाँ से काट देते तो ये कट गया 4, यहाँ पे आ गया V इक्वल टू हो गया 32/13 आ गया, 13 वोल्ट आ गया, 32/13 वोल्ट हो गया। अगर I डैश निकालनी है तो 4/, हो जाएगा, तो आप काट लो उसको, V/4, तो ये आ जाएगा 8/13 एम्पियर। तो I डबल डैश कितनी आ गई, 8/13 एम्पियर, ठीक है। और I डैश कितनी थी, 60/13। अब इनको जोड़ लेते हैं, आपस में जोड़ लेते हैं, कितना आएगा देखते हैं, सही हो रहा है, क्योंकि ये कोई मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। अब इनको जोड़ लेते हैं आपस में, तो टोटल जो नेट करंट कितनी होगी, I डैश I इक्वल टू जाएगी I डैश प्लस I डबल डैश हो जाएगी। तो I डैश कितना है 60, I डैश आया था हमारा 15/13 एम्पियर, 15/13 एम्पियर, और I डबल डैश आया था कितना 8/13, 8/13। आप इसको जोड़ लेते हैं, ये आएगा 23/13 एम्पियर, इसका आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम डायरेक्ट भी चेक कर लेते हैं, इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर लेता हूं बाय केसीएल, चेक कर लेता हूं सही आ रहा नहीं आ रहा। अब डायरेक्टली दोनों से एक साथ ले लेते हैं सॉल्व करने के लिए, तो यहां से करंट मान लेते हैं I करंट आएगी, करंट यहां से आएगी और एडियो यहां चली जाएगी, यहां से करंट कितनी आएगी 10 माइनस V, यहां वोल्टेज V मान लेते हैं, केसीएल लगा रहा हूं डायरेक्टली, ठीक है। 10 माइनस V अपॉन कितना 2 प्लस 8 माइनस V अपॉन 3 इक्वल टू V अपॉन 4, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 30 माइनस 3V प्लस
16 माइनस 2v इज इक्वल टू v बाय 4 हो गया, कट गया 2, कट गया 3, ठीक है। इसको हम ऊपर ले आते हैं 2, इसको ऐड कर लेते हैं 30 प्लस 16 46 हो गया, 3 माइनस ये माइनस 5v हो गया इज इक्वल टू कितना हो गया 3v हो गया। इसको अंदर ले आते हैं तो हो जाएगा 92 माइनस 10v इज इक्वल टू 3v, ठीक है। तो ये हो गया v आ गया आपका 92 अपॉन हाउ मच 92 अपॉन 13v, 13 वोल्ट आ गया। अच्छा और i निकालनी है, i क्या है v अपॉन 4, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 92 अपॉन 13 अपॉन 4, अब काटोगे तो ये आएगा 23 अपॉन 4 एम्पेयर आंसर आपका, अगर जो कि हमारा ऊपर सेम आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होती है, अप्लाई होती है। हमने एक बार में एक वोल्टेज सोर्स लिया और अगले को नेगलेक्ट किया, करंट आ गई आई डैश, फिर नेक्स्ट स्टेप में अगले को लिया, उसको नेगलेक्ट किया, करंट आ गई आई डबल डैश, फिर दो करंट को ऐड कर लिया, हमारा इसका आंसर आ गया। और मैंने वैसे भी चेक कर लिया, ठीक है। देखो बेसिकली क्या है, ऐसे क्वेश्चंस में जो इस टाइप के क्वेश्चंस जिसमें दो सोच होता है, यहाँ पर आपको सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई नहीं करनी है, क्योंकि ये डायरेक्टली सॉल्व हो जा रहा है। मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया कि अप्लाई कैसे करनी है, ठीक है। बट इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई नहीं करनी है। कहां पे करनी होती है मैं आपको अपकमिंग लेक्चर्स में इसको क्या क्लियर कर दूंगा। लेकिन जहां बेसिक मैं थोड़ा एक हिंट देता हूं कि जो सर्किट बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, जहां पे वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स दोनों साइड्स में है और उनके बीच का जो नेटवर्क है थोड़ा टिपिकल नेटवर्क थोड़ा टिपिकल पड़ रहा है, बहुत सारे एलिमेंट्स बीच में आ रहे हैं, ठीक है ना। अगर एलिमेंट्स बहुत सारे बीच में आ रहे हैं और एक साइड वोल्टेज सोर्स और करंट एक साइड और दूर है थोड़ा, वहां पे इसको आप अप्लाई करते हैं। जहां तक आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं लूप कैसे लगाऊं, वो कैसे लगाऊं, वहां पे आप इसको लगा सकते हो। बट जो एक सिंपल क्वेश्चन है इस पे आपको नहीं लगाना है। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया कि इस पर सुपरपोजिशन थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं। और देखो हमारा आंसर भी सही आ रहा है, जब मैंने सॉल्व किया 23/13 आएगा, सॉरी 23/13 आएगा, ठीक है, 23/13। और यहां से भी ऐड करके हमारा कितना है 23/13 एम्पेयर ही आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से सुपरपोजिशन थ्योरम हमने सॉल्व कर ली। अच्छा एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें इस 2 ओम में करंट निकालनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन में 2 ओम में करंट निकालनी है और सर्किट में क्या है, एक वोल्टेज सोर्स और एक करंट सोर्स है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा थोड़ा कॉम्प्लेक्स ये क्वेश्चन है, आपको समझ में नहीं आ गया मैं कहां पे करंट एज्यूम करूं, कहां पे केवीएल लगाऊं। ऑल्दो ये क्वेश्चन केवीएल से भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। 2 लूप बना के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा लंबा जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस में थ्योरम्स काम आती है और ऐसे क्वेश्चन में सुपरपोजिशन थ्योरम बेस्ट काम आती है, ठीक है। तो सुपरपोजिशन लगा के इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो पहले केस में मैं क्या काम करता हूं, वोल्टेज सोर्स को लूंगा और करंट सोर्स को नेग्लेक्ट कर दूंगा। तो 4 वोल्ट के सोर्स को लूंगा और 2 एम्पेयर वाले को नेग्लेक्ट कर दूंगा। उसको नेग्लेक्ट करूंगा तो ओपन कर दूंगा, ठीक है। तो सर्किट बनाते हैं, कैसे बनेगा देखते हैं। इसको ओपन कर लेते हैं तो ये सर्किट ऐसा बन जाएगा, देखो ठीक है। सर्किट बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट है और ये पॉइंट क्या है बी। ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है और ये भी हमारा क्या है 2 ओम है, ठीक है। अच्छा इस सर्किट को मैं थोड़ा सा सिंपल करके बनाऊं, देखो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इस पॉइंट को आप मान लो सी, इस पॉइंट को आप क्या मान लो डी, ठीक है। थोड़ा मैं ढंग से बना रहा हूं, देखो कितने पॉइंट मेरे पास ए बी सी डी, तो सी ए बी डी, ठीक है, सी ए बी डी। सी डी को यहां कर लेते हैं, क्योंकि वोल्टेज सोर्स जिसके बीच में उसको लगाते हैं। ये डी हो गया और ये बी हो गया। ए और बी के बीच में एलिमेंट 2 ओम्स को बना हुआ है यहां पे, जहां करंट निकालनी है। सी और डी के बीच में क्या है, वोल्टेज सोर्स है, उसको यहां बना लेते हैं। बी और सी के बीच में क्या है, बी और सी के बीच में 2 ओम है। बी और डी के बीच में क्या है, अगेन 2 ओम ही है।
ए और सी के बीच में क्या है 2 ओम है, और ए और डी के बीच में भी क्या है 2 ओम। तो देखो जो ये सर्किट था कहीं ना कहीं क्या है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, इट इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है ना, तो मैं सिंपल ऐसे बना लिया, पॉइंट्स मार्क करे बना लिए। अब व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस है देखते नहीं, बैलेंस है कि नहीं चेक करते हैं, 2 × 2 4 2 × 2 4 बैलेंस ब्रिज है, बैलेंस है तो उसके अंदर करंट जो आई डैश आएगी वो इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो भैया 4 वोल्ट की वजह से तो यहाँ कोई करंट नहीं है, 4 वोल्ट जब अकेला लग रहा है तो 4 वोल्ट में यहाँ पे कोई करंट नहीं है, तो पहले पार्ट का तो मेरा आंसर आ गया। तो फर्स्ट पार्ट आई डैश इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया हमारा आ गया। तो उसको मैं रब कर रहा हूं, तो आई डैश इज इक्वल टू 0, व्हीटस्टोन ब्रिज में निकाल लिया। तो फर्स्ट केस में जब 4 वोल्ट दिया हटाया तो आई डैश इक्वल टू कितनी आ गई, 0 एम्पेयर आ गई। अब एक काम करते हैं, 2 एम्पेयर को लेते हैं, 4 वोल्ट को नहीं लेते हैं। तो 2 एम्पेयर लेते हैं, 4 वोल्ट को नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब क्या होगा देखते हैं, ठीक है, बनाते हैं इसको शॉर्ट कर दो क्या आप, हाँ तो कैसे हम डायग्राम देखते हैं, पहले बनाते हैं इसको। ये 2 एम्पेयर है, ये यहाँ पे 2 ओम, ये नीचे 2 ओम, फिर ये यहाँ पे 2 ओम, फिर ये नीचे 2 ओम, फिर ये यहां से हमारा 2 ओम ओके एक और आ गया, जिसमें हमें करंट निकालनी है ए और बी। अब आपने इसको शॉर्ट मारा, ठीक है, ये शॉर्ट हो गया। जब इससे शॉर्ट हुआ, देखो देखते हैं ये पॉइंट जो है यहां से ये ऐसा है, जब ये पॉइंट, ये जब वोल्टेज सोर्स हो गया तो ये पॉइंट जो जाएगा इससे शॉर्ट हो जाएगा। जब ये शॉर्ट होगा तो आप इस पॉइंट को उठाओगे और उठा के इसको यहां चिपका दोगे। शॉर्ट हो गया ना ये पॉइंट, ये शॉर्ट हो गया। जब ये शॉर्ट हो गया ऐसा, तो इस पॉइंट को यहां चिपका, जब इसको चिपकाओगे तो ये सीधा उठ के आएगा, तो ये ब्रांच इसके संग पैरेलल में, ये ब्रांच इसके पैरेलल में, तो कुछ सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा, दिखता है सर्किट बन जाएगा कुछ ऐसा। ये 2 और 2 सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब ये 2 ओम और ये 2 ओम पैरेलल में, 2 ओम 2 ओम कितना बन जाएगा 1 एम्पेयर, ये 2 ओम क्या बन जाएगा 1 एम्पेयर। तो सर्किट को मैं रख के बना रहा हूं दोबारा, ये बन जाएगा 1 एम्पेयर, दोनों पैरेलल में, दोनों क्या बन जाएंगे 1 एम्पेयर। तो ये 1 एम्पेयर हो गया, सॉरी 1 ओम, और ये भी कितना हो गया 1 ओम हो गया। अब यहां करंट निकाल लेते हैं, आई डबल डैश, ठीक है, क्या हो जाएगा करंट डिवाइडर रूल, यहां से 2 एम्पेयर आ रही है, 2 भाग में डिवाइड हो रही है, इसका रेजिस्टेंस कितना है 3, इसका कितना है 1, तो लगा लेते करंट डिवाइड, आई डबल डैश कितना होगा 2 एम्पेयर इंटू जहां करंट निकाल रहे हो उसका पैरेलल का रेजिस्टेंस, इन दोनों का पैरेलल रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम है, इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया 1/2 एम्पेयर, मतलब कितना हो गया 0.5 एम्पेयर, ठीक है। तो जब 2 एम्पेयर लिया तो करंट कितनी आ गई 0.5 एम्पेयर आ गई, और जब 4 वोल्ट लिया था 2 एम्पेयर नेगलेक्ट किया तो करंट कितनी 0 आ रही है। अब जो नेट करंट होगी आई, हाउ मच इट विल बी, आई विल बी इक्वल टू आई डबल डैश, आई सिंगल डैश प्लस आई डबल डैश। तो आई सिंगल डैश इज हाउ मच, इट इज 0 एम्पेयर एंड आई डबल डैश इज 0.5 एम्पेयर। इन दोनों को ऐड कर लेते तो कितना आंसर आ गया, मेरा आंसर आ गया 0.5 एम्पेयर आ गया। तो दिस इज द आंसर, ठीक है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जहां आपका सर्किट बहुत कॉम्प्लेक्स, मैंने आपको बताया था कि जहां बहुत कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है, जहां पे सर्किट बहुत कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा कैसे सॉल्व करें, केबल कैसे लगाएं, और वोल्टेज आपके जो सोर्सेस हैं एक से ज्यादा है आपके, तो वहां पे आप सुपरपोजिशन थ्योरम को लगा सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं सुपरपोजिशन थ्योरम के, उसको हम नोट कर लेते हैं, ये एग्जाम में बहुत आते हैं। पहला नोट क्या है, दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल व्हेन सर्किट हैज 2 और मोर इंडिपेंडेंट सोर्सेस। कहने का मतलब क्या है, सर्किट में 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट सोर्सेस होंगे तभी ये थ्योरम एप्लीकेबल होगी, अगर एक इंडिपेंडेंट सोर्स होगा तो एप्लीकेबल नहीं होगी। ये एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो उसको आप देख सकते हो, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, दिस थ्योरम इज बेस्ड ऑन होमोजेनिटी प्रिंसिपल। होमोजेनिटी प्रिंसिपल के अंदर 2 पार्ट आते हैं, एक होता है लीनियरिटी और एक होता है एडिटिविटी, ठीक है। इसको हम कभी आगे पढ़ लेंगे, आप सिंपल इसको नोट कर सकते हो कि लीनियरिटी मतलब लीनियर फॉर्म को जो कौन सा फॉलो करता है, एडिटिव मतलब अगर आपका इनपुट एडिशन फॉर्म है तो आपका आउटपुट भी एडिशन फॉर्म में ही आएगा, एडिटिव होती है। और इन दोनों कॉम्बिनेशन को होमोजेनिटी प्रिंसिपल बोलते हैं, पर हमें इतना नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ एग्जाम के पॉइंट से पढ़ना है। तो एग्जाम का भी क्वेश्चन आएगा तो ये सॉल्यूशन कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है, तो आप मार्क कर दोगे होमोजेनिटी प्रिंसिपल कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, दिस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल टू नॉन लीनियर एलिमेंट। देखो मैंने आपको बताया
है कि लीनियरिटी फॉलो करता है। अगर आपके पास नॉन लीनियर एलिमेंट आ जाए, जैसा कि डायोड का ग्राफ नॉन लीनियर होता है ना, मैं बताया था आपको, तो ये जैसे अगर आपके डायोड आ जाएगा, सेमीकंडक्टर आ जाएंगे, ट्रांजिस्टर आ जाएगा, तो ये थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी, बिकॉज वो नॉन लीनियर एलिमेंट होते हैं। और लास्ट क्या है, दिस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल टू डिटरमाइन पावर डिटरमाइन करने के लिए इस थ्योरम का आप इस्तेमाल नहीं करते हो, क्योंकि पावर जो है वो नॉन लीनियर होती है, एज पावर इज नॉन लीनियर। हमें इसका इस्तेमाल बेसिकली करंट और वोल्टेज फाइंड करने के लिए ही करते हैं। अब आप बोलोगे पावर नॉन लीनियर कैसे हो गई? देखो पावर का फॉर्मूला होता है, पावर के 3 फॉर्मूले हैं, V इंटू आई और V स्क्वायर अपॉन आर और आई स्क्वायर और आर, ठीक है। बट बेसिकली जो फॉर्मूले इस्तेमाल किए जाते हैं मोस्टली वो होते हैं V स्क्वायर आर, V स्क्वायर बाय आर, आई स्क्वायर आर। क्यों V इंटू आई क्यों इस्तेमाल करते हैं? बिकॉज V इंटू आई अगर आप किसी एलिमेंट के क्रॉस निकालोगे तो V भी अननोन है, आई भी क्या है, अननोन है। आप दोनों चीज एक साथ नहीं निकाल सकते हो। तो या तो अगर आपको वोल्टेज पता होगी तो आपको आर तो नोन होता ही है एलिमेंट के क्रॉस, तो या तो आप वोल्टेज और आर से V स्क्वायर को ना निकाल सकते हो, और या तो आप करंट से आई स्क्वायर आर करके निकाल उसको फाइंड कर सकते हो। लेकिन V इंटू आई आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज दोनों मल्टीप्लिकेशन में हो, दोनों आप एक साथ फाइंड नहीं कर सकते। इसलिए हम जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे या तो हो सकता है V स्क्वायर अपॉन आर और हो सकता है आई स्क्वायर आर, और दोनों फॉर्मूले क्या है, पावर जो आ रही है V स्क्वायर के स्क्वायर फॉर्म में आ रही है, मतलब वो नॉन लीनियर फॉर्म आ रही है, इसलिए पावर फाइंड करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होगा। बेसिकली वोल्टेज और करंट के लिए फाइंड करने के लिए इसका इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने थ्योरम्स कौन कौन सी पढ़नी, थ्योरम क्यों पढ़ते हैं और कौन कौन सी थ्योरम है हमारे, वो हमने पढ़ी। उसके साथ साथ हमने सुपरपोजिशन थ्योरम को समझा, क्या थ्योरम क्या होती है, इसकी लैंग्वेज क्या होती है और इसका मतलब क्या होता है, उस पर हमने 2-1 न्यूमेरिकल भी कर लिए, ठीक है। और अपकमिंग जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम थेवेनिन थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे और उससे कुछ जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल।